और शुक्रवार का दिन है और शुक्र को ही हम आज का विषय, आज का टॉपिक बना रहे हैं। मुकेश खट्टर जी, जय माता दी। तो इसलिए जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, हम अपने विषय को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह के विषय में बात कर लेते हैं कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। प्रभजोत सिंह जी नमस्कार, स्वागत है। दीपिका, सुशांत जी, हार्दिक स्वागत है आप सबका, जो लोग जुड़ रहे हैं। मुझे पता है आज आप धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले नोटिस नहीं भेजा था किसी को। तो कोई बात नहीं है, आराम से बात करेंगे। जैसे जैसे मित्र जुड़ते जाएंगे, अपनी बात आगे बढ़ती जाएगी। आज शुक्र ग्रह की बात करने जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा था कि आज शुक्र ग्रह के बारे में शुरुआत ही यहां से करते हैं कि इस समय ग्रह गोचर में शुक्र ग्रह की क्या पोजीशन है, कैसा फल है हमारे लिए। तो मित्रों, ग्रहों के जो गोचर में इस समय जब हम शुक्र की तरफ देखेंगे तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है। हमारे पंचांग अनुसार ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि तारा डूबा हुआ है। इसका मतलब होता है, इसकी ग्रामर में जाएंगे पीछे, तो शुक्र ग्रह अस्त है। और ये भारत की जो वैदिक विद्या है, पंचांग है हमारा, ये पूरे विश्व को जानकारी देता है, पूरे विश्व को इन प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में, मौसम के बारे में। कितने भी ग्रहण लगते हैं, ग्रहण, उनमें जो जानकारी हमारे पंचांग में है, भारतीय ऋषि मुनियों की स्थापित की हुई इस किताब में है, जिसमें वो घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी, पल, अंश तक निकाल देते हैं, वही समय किसी भी ग्रहण का, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उन्हें जो प्लेनेटरी ऑब्जर्वेटरीज बनी हुई हैं, चाहे वो भारत की इसरो हो या विदेश की नासा हो, एकदम हमारे पंचांग के साथ मैच करती है। और बड़ा जबरदस्त ये प्रभाव है। तो आप इसको समझते जाइए, ग्रहों की ये बातें हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी आता है। इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को अपना सब्जेक्ट बनाया हुआ है, और बहुत परखने के बाद बनाया हुआ है। बहुत इसको एक क्रिटिक की तरह मैंने शुरू किया था, आलोचक की तरह, और फिर उसमें बहुत फिल्टर लगाए, बड़ा सुधार किया, बड़ा देखा, तब जाकर आपके साथ मैं कोई बात अपनी साझी करता हूं। तो जो लोग जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। शुक्र अगर इस समय हम देखेंगे तो तारा डूबा हुआ है। ये हमारे पंचांग की देसी भाषा है, हमारे ऋषि मुनियों की। इसका अर्थ होता है कि शुक्र अस्त है। दो ग्रह इस समय अस्त अवस्था में हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और दूसरे शुक्र ग्रह, जिन्हें हम शुक्राचार्य भी कहते हैं। जब हम अपनी पौराणिक कोई कथा पढ़ते हैं, उनमें कई जगह पर शुक्राचार्य जी के बारे में वर्णन मिलेगा, और इनका विशेष वर्णन मिलता है वामन अवतार में, भगवान नारायण के, विष्णु जी के। उसके बारे में भी बातचीत करते रहेंगे। आप ये नोट करते जाइए कि तारा जो डूबा हुआ है, जो शुक्र अस्त है, 7 जुलाई तक अस्त रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति जो अस्त हैं, वो 2 जून तक अस्त रहेंगे। और एक जो इस समय भयंकर योग भी चल रहा है, जो काफी परेशानियां पैदा कर रहा है हम सबके लिए, वो है मंगल और राहु का अंगारक श्राप, जिसके कारण, मंगल और राहु के अंगारक श्राप के कारण,
हमें रोज अग्निकांड आसपास देखने को मिलते हैं, रोज भयंकर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। आजकल तो उसी समय अपडेट हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक हम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर एकदम से कोई ना कोई समाचार रोटेट हो ही जाता है। तो रोज सुबह जब उठकर देखते हैं, कहीं ना कहीं भयंकर अग्निकांड और कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट। और वो भी आजकल के जो एक्सीडेंट हैं देवगुरु बृहस्पति अस्त होने के कारण पवित्र तीर्थ स्थानों पर हो रहे हैं। इसे आप समझा कीजिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो बड़ा कुछ बता देती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो तीर्थ स्थानों का कारक है, वो भी अस्त है। मंगल और राहु एक्सीडेंट अग्निकांड के कारक हैं, वो एक्टिव हैं। शुक्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि शुक्र भी अस्त चल रहे हैं इस समय। 7 जुलाई तक शुक्र अस्त है, 2 जून तक बृहस्पति अस्त है, और संयोग से 2 जून को ही मंगल और राहु का अंगारक दोष टूट जाएगा। पिछले लगभग 8-9 महीने से या 1 साल से ही समझ लीजिए, हर ग्रह धीरे धीरे राहु को टच करता था, तो हमारे 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन उन ग्रहों के गोचर के हिसाब से खराब हो जाते थे, हर ग्रह, क्योंकि ये ग्रह चाल होती है। अब सिर्फ मंगल राहु के संपर्क में रह गया है, सूर्य भी निकला है, वहां से शुक्र भी निकला है, बुध भी निकला है, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। अब मंगल 2 जून तक है, जिसके कारण डेली कोई ना कोई हम एक्सीडेंट अग्निकांड देखते हैं। यही तो एस्ट्रोलॉजी है, इसी को तो मैं खुद समझता हूं और आपके साथ साझा करता हूं कि आप भी तो समझ लीजिए इसको। बीच में भाई साहब ने एक प्रश्न लिखा किसी ने कि मैं घड़ी राइट हैंड पे क्यों बांधता हूं, और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं ये जो जेमस्टोन है पुखराज, इसको लेफ्ट हैंड पे क्यों पहने हुए हैं मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि जिस कैमरा से मैं शूटिंग कर रहा हूं वो रिवर्स कैमरा है, जैसे मिरर होता है, शीशा होता है। और जब रिवर्स कैमरा ऑन होता है, जिसको हम फ्रंट कैमरा कह देते हैं, तो लेफ्ट जो है वो राइट दिखता है, राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। इसलिए आपको ये जो घड़ी है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि राइट हैंड में है, और ये जो मेरे पुखराज, मूंगा और मोती हैं, ऐसा लग रहा होगा कि लेफ्ट हैंड में है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनको ऐसे पहना हुआ है, ये आपको दिखाई ऐसे दे रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, मुझे बाद में व्हाट्सएप भी करते हैं कि पंडित जी क्या ये कोई सीक्रेट है कि आपने लेफ्ट हैंड में स्टोन पहने हुए हैं और बाकी सभी तो राइट हैंड में पहनाते हैं। मैंने ये स्टोन राइट हैंड में ही पहने हुए हैं, अगर मैं पीठ कर लूंगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको शायद समझ आ गई होगी बात। इसको रिवर्स कैमरा कहते हैं या फ्रंट कैमरा कहते हैं। बाकी स्टोन पहनने के मामले में मैं आपको बता दूं, राइट और लेफ्ट का कोई फर्क नहीं होता, ये भी एक भ्रम है हमारे अंदर। फिंगर्स की जो वेन्स हैं उनका संबंध हमारे ब्रेन के 42 पॉइंट्स के साथ है। ये जो पहली उंगली है, इंडेक्स जिसको कहते हैं, ये बृहस्पति की ही है, चाहे इस हाथ की हो चाहे इस हाथ की। अब ये मेरा राइट है जो आपको लेफ्ट लग रहा होगा, और ये लेफ्ट है जो आपको राइट लग रहा होगा। तो राइट हैंड की हो चाहे लेफ्ट हैंड की, पहली उंगली बृहस्पति से संबंधित ही रहेगी। समझ गए? लास्ट उंगली जहां आप लोग पन्ना पहनते हैं, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, वो बुध और चंद्रमा से संबंधित होती है, क्योंकि पर्वत देखे जाते हैं। चीची उंगली के साथ वाली उंगली, जिसको रिंग फिंगर कह देते हैं इंग्लिश में, ये मंगल और सूर्य के लिए होती है, गर्म उंगलियां ये। अब इधर मूंगा देखेंगे, इधर आप फिर रूबी देख लेंगे। अब आपकी इस बात के कारण टॉपिक कहीं और चला गया। चलिए इसको मैं बंद करता हूँ टॉपिक को। मतलब स्टोन चाहे राइट में पहने चाहे लेफ्ट में पहने, ये ऐसा नहीं होता कि ये लेडी का हाथ है, ये जेंट्स का हाथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये भी एक माइंड में एक भ्रम बना हुआ है।
हमारे जो वेन्स हैं उनका संबंध हमारे स्पाइनल के थ्रू ब्रेन के साथ होता है। तो ये सारा खेल बहुत जबरदस्त एक साइंस है, ये बहुत जबरदस्त। जिन्हें समझ नहीं है वो इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं ऊट पटांग, और जिन्हें पता है वो सब इसका फिर प्रयोग करते हैं, फायदा उसका लेते हैं। सो ये राइट और लेफ्ट है। जो आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा ये राइट हैंड है, और ये जो आपको राइट दिखाई दे रहा होगा ये लेफ्ट हैंड है। इधर मैंने कोई ब्लैक स्टोन नहीं पहना हुआ, क्योंकि मैं कोई ब्लैक स्टोन ना पहनता हूं ना पहन सकता हूं। मैं वृश्चिक लगन हूं। इधर मैंने मैरून कलर का रूबी पहना हुआ है, जो आपको रिफ्लेक्शन में ब्लैक दिखता होगा। ठीक है, नीता सिंह ने पूछा है ये। सो ये है माणिक रूबी, जो इसका बड़ा वर्जन ये रहा। ये थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो अपने असली कलर में आ जाता है। तो रूबी है, ये ब्लैक स्टोन नहीं है। ठीक है, और इधर मूंगा है, पुखराज है और मोती है। ये मेरे 3 जेमस्टोन हैं, और इन्हीं का एक मैं त्रिशक्ति पहनता हूं, वो मेरे अंदर है। वो कहते हैं तो वो भी निकाल के दिखा सकता हूं मैं। तो ये जेम्स थेरेपी होती है, राइट लेफ्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। चाहे आप गले में पहन सकते हैं, वो भी आपको दिखाई देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये मेरे वो जेम्स हैं जो मैं अंदर पहनता हूं। इसमें भी पुखराज, मूंगा और मोती है, और इसमें मैंने साथ में ये गुरु गोविंद सिंह जी का खंडा पहना हुआ है। ये भी शक्ति प्रदान करता है राहु से लड़ने की, क्योंकि इसमें देवी की तलवार है, शंकर भगवान का त्रिशूल है। ये गुरु गोविंद सिंह जी का उपहार है हमारे लिए। और क्या पहना हुआ है? ये एक चांदी की पत्ती है। ये मैं शुरू से ही पहनता हूँ, मुझे पता नहीं है मैंने क्यों पहनी हुई है, बहुत बचपन से पहनी हुई है। हो सकता है मेरी मम्मी ने पहनाई हो, इसलिए मैंने पहनी हुई है। तो ये मोती, मूंगा, पुखराज, इसको त्रिकोण कहते हैं, त्रिशक्ति। ये लीजिए, ये भी बाहर आ गया। सो एक खंडा है गुरु गोविंद सिंह जी का, जो उपहार है हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर जोश रहे। और बाकी ये कलर थेरेपी के जेम स्टोन है, इन्हें कलर थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए, टॉपिक कहीं और ले गए हैं बात को। सो चलिए, इसी बहाने जो लोग जुड़ गए हैं उनके साथ दोबारा शुरुआत कर लेते हैं। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो, क्योंकि आज शुक्रवार है और कल बृहस्पतिवार मैं आपके साथ लाइव नहीं कर पाया, मैं भजन संध्या में था। शायद आप लोगों ने लाइव में मुझे देखा होगा कि जगरांव शहर में हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी, जो सनातनी गायक हैं और बिल्कुल निर्भय और निडर होकर प्रभु राम का नाम लेते हैं, और पूरे देश में भगवान फैलाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हम भी उनके साथ हैं। तो बृहस्पतिवार कल उनके साथ था, इसलिए जो कल का लाइव मिस हुआ, मैंने सोचा शुक्रवार को आपके साथ बैठते हैं, और टॉपिक भी मैंने शुक्र ग्रह का ही पकड़ लिया। तो शुक्र, दोबारा बता देता हूं जो लोग लेट आए हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा कहीं और चला गया था एक प्रश्न के कारण। शुक्र इस समय अस्त है, जिसको तारा डूबा हुआ कहते हैं। 7 जुलाई तक ये शुक्र अस्त रहेंगे, इसीलिए जो हमारे शास्त्र अनुसार विवाह पद्धति है उनके मुहूर्त नहीं निकाले जाते। साथ में ही शुभ कार्यों के कारक देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हैं, 2 जून तक अस्त रहेंगे। और इस समय एक भयंकर युति है, योग चल रहा है। मैं सबको कहता रहता हूं कि बिल्कुल सतर्क रहें, गाड़ियां धीरे चलाएं, सीढ़ियां तक धीरे उतरें, किसी के साथ बहस ना करें, ऊंची आवाज में बात तक ना करें, क्योंकि बात बिगड़ जाती है। उसे कहते हैं अंगारक श्राप। मंगल जब भी खराब होता है राहु या शनि से, ये एक भयंकर दोष बनता है, अंगारक दोष। और ये 2 जून तक रहेगा। इसी के कारण हमें रोज कोई ना कोई भयंकर अग्निकांड या दुर्घटना या एक्सीडेंट सुनाई दे रहा है। तो थोड़ा सब लोग आप सतर्क रहिएगा। 2 जून को ये भयंकर दोष टूट जाएगा। मंगल मीन राशि से निकलकर अपने घर मेष राशि में चले जाएंगे। तो हालांकि शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, पर इतना भयंकर नहीं होगा जितना मंगल राहु के कारण अंगारक दोष बनता है। सो जितने लोग लेट आए हैं उन्हें मैंने दोबारा अपडेट कर दिया है। आइए बात वापस लेकर चलते हैं शुक्र महाराज के पास। शुक्राचार्य
हमारे असुरों के गुरु माने जाते हैं और हमारी पौराणिक कई कथाओं में उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वामन अवतार की कथा अगर आप पढ़ते हैं जब, कि राजा बलि जब एक महान यज्ञ कर रहे थे और अंतिम पड़ाव पर थे उस यज्ञ के, जैसे मान लीजिए 1000 यज्ञ करना है तो 1000वें यज्ञ की तैयारी हो गई थी, तो राजा बलि के उस यज्ञ को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। और राजा बलि जो थे उनको जो यज्ञ करवा रहे थे पुरोहित, वो शुक्राचार्य जी थे। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि का संकल्प जब लेना था तो वो कमंडल की टोटी में कीट के रूप में, मधुमक्खी के रूप में बैठ गए थे कि राजा बलि वो संकल्प ना ले सके जो वामन भगवान उससे 3 पग धरती मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब पता था कि नारायण लीला करने आ गए हैं। तो उन्होंने संकल्प रोकने के लिए कमंडल की टोटी में स्थान लेकर बैठ गए, पर वामन के रूप में भगवान नारायण ने उस टोटी में घास का तिनका मारा तो जो शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, इसीलिए उनकी एक आंख की रोशनी जो है वो गायब है। तो ये कथा है, आप सबने सुनी होगी, बड़े बड़े कथावाचक सुनाते हैं इसको। तो ये वही शुक्राचार्य जी हैं जिन्हें फिर हम अब अपने ग्रहों में शुक्र ग्रह के रूप में जानते हैं, और इनका जो गोचरीय प्रभाव है या कुंडली में इनकी स्थिति हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, हम उसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वो जानकारी हासिल करते हैं। शुक्र ग्रह जो है इसकी 2 राशियां हैं, एक है वृष राशि और दूसरी है मीन राशि। ये नोट कर लीजिए, तुला राशि। मीन राशि में ये उच्च होते हैं। एक है वृष राशि, ये भी शुक्र की है, एक है तुला राशि, ये भी शुक्र की है। वृष राशि को कहते हैं राशि नंबर 2 और तुला राशि को कहते हैं राशि नंबर 7। और शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च होते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन, अगर वहां किसी की कुंडली में हो 12 नंबर में लिखा हो शुक्र, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में उच्च शुक्र है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच होते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। अगर किसी की कुंडली के 6 नंबर में लिखा हो, हाउस कोई भी हो सकता है, 6 पहले घर में भी 6 आ सकता है, जिसको कन्या लगन कहते हैं। अगर वहां शुक्र आ गया तो वो नीच शुक्र माना जाता है। यानी कि अंक 6 कुंडली के आपके किसी भी हाउस में लिखा है, वहां पर शुक्र है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में नीच शुक्र है। जब आपका जन्म हुआ था उस समय आकाश मंडल में शुक्र नीच होगा। अगर 12 नंबर में लिखा है तो उच्च होगा। अब आप उच्च और नीच की क्या परिभाषा, ये भी समझ लीजिए। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि शुक्र ग्रह कारक किन चीजों का है। शुक्र ग्रह कारक है श्रृंगार का, लग्जरीज का, सुंदरता का। शुक्र ग्रह विवाह संबंधों का भी कारक है। शुक्र ग्रह शारीरिक संबंधों का भी कारक है, यौन अंगों का कारक है, भोग और संभोग का कारक भी शुक्र ग्रह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में शुक्र ग्रह, क्योंकि ये जितने जीवन के आनंद हैं, सुंदरता है, श्रृंगार है, ब्यूटी है, म्यूजिक है, रोमांस है, क्लीनिंग, सफाई पसंद, शुक्र है। इसीलिए जब हम शुक्र का उपाय किसी को सुझाते हैं तो बोलते हैं फटे हुए कपड़े कभी मत पहनना, अधिक पुराने वस्त्र मत पहनना, उधड़े हुए, रफू किए हुए। जबकि आज का युवा तो फटी हुई जीन्स पहनता है, पर उनका हाल भी वैसा ही मंदा है। अब शुक्र ग्रह क्योंकि रोमांस का कारक है,
अब ये समझना होगा कि शुक्र की जो वैधता और अवैधता क्या है, ये भी समझ लीजिए। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, लक्ष्मी का। शुक्र ब्याहता स्त्री का कारक है। ध्यान से ये बातें सुनते जाइए, जो पॉजिटिव साइड है इसकी। अब लक्ष्मी का जो कारक है वो नारायण की पत्नी है, तो ब्याहता स्त्री हुई, ये पॉजिटिव साइड है उसका। इसको कहते हैं लीगल, वैध। अब इसका नेगेटिव साइड क्या होता है, क्योंकि ये रोमांस है। पॉजिटिव साइड क्या है, सुहागन स्त्री, ब्याहता स्त्री, लीगल। और इसका नेगेटिव साइड क्या है, प्रेमिका, अवैध। अवैध, बिल्कुल। ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि बहुत सारे भ्रम पैदा किए हुए हैं, हमारे ही लोगों ने किए हुए हैं। अरे तुम्हारा तो शुक्र उच्च है, तुम्हारी तो बड़ी गर्लफ्रेंड्स होंगी, सहेली। वो तो अवैध होता है। अगर शुक्र उच्च हो तो वो भगवान श्री राम के समान एक पत्नी व्रता संकल्प होता है, उसे कहते हैं उच्च का शुक्र। तो ये जो अवैधता है, इलीगलनेस है, उसके बारे में अधिक प्रचार हो गया शुक्र के विषय में, कि उच्च शुक्र है, तुम्हारे तो आसपास बहुत सखियां होंगी, गर्लफ्रेंड्स बहुत होंगी, बॉयफ्रेंड बहुत होंगे। ऐसा ऐसा मैंने सुना है, बच्चों के मुंह से ही सुना है, जो फिर भटकते हुए मेरे पास आ जाते हैं कि फलां ने तो यह कहा था कि उच्च का शुक्र है, तुम्हें तो बड़ा लाभ होगा, मुझे तो रोज चीटिंग मिल रही है अफेयर्स में। अब क्या करें, भटकाया जा रहा है। अब इसको आप समझ लीजिए, शुक्र लक्ष्मी मां का कारक है। लक्ष्मी मां नारायण की पत्नी है, सुहागन स्त्री है। इसलिए जो इसका लीगल रूप है, सही रूप है जो, वो श्रृंगार की देवी मां लक्ष्मी, ब्याता स्त्री होती है। इसका जो अवैध रूप है, जो इलीगल रूप है, उसे फिर हम आज बात आपको मैं बता रहा हूं, उसको प्रेमिका कहा जाता है। देखिए, बाहर मौसम खराब है तो लाइट चली गई है। आप आपको मेरी सामने लाइट का भी फर्क पड़ गया है। चलिए, छोटी लाइट से काम चलाते हैं। सही आ रही है पिक्चर, क्योंकि लाइट चली गई है, या फिर हम बंद करें इस लाइव को, दोबारा करेंगे। हनेरी आई है, हनेरी। हनेरी आई है, हनेरी। उषा अरोड़ा, वरिंदर कुमार, सुमिंदर भावा, विजय शर्मा, राव तिवारी। ठीक नजर आ रहा है आपको, है? चलो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे थोड़ा अंधेरा हो गया। टेबल लैंप है मेरे पास, टेबल लैंप ऑन किया है मैंने। देखते हैं, जब तक इसकी जो बैटरी है वो चल रही है तो आपके साथ बात करते हैं, नहीं तो फिर कल करेंगे। लाइट चली गई है, पर बाहर मौसम जो है वो तूफानी सा है, और वो भी रिलीफ है। बहुत दिनों से ये अंगारक दोष है ना, बहुत दिनों से हीट इतनी जबरदस्त पड़ रही है, वो भी परेशान कर रही थी, इसलिए थोड़ा मौसम सुधरे तो अच्छी बात है। सो कहाँ थे हम, बात वहीं ले जाते हैं, शुक्र ग्रह के ऊपर। सो शुक्र को लीगल और इलीगल, आपको दोनों रूपों को समझना होगा। इसलिए पत्नी का ग्रह है, ये प्रेमिका का नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, ये उन्हीं लोगों ने भटकाया है, क्योंकि जब शुक्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं ना तेरे आसपास बड़ी गोपियां होंगी। ध्यान से समझ लीजिए, फिर मेरे को ये ना कहने लग जाते हैं सारे।
अब गोपी शब्द जो है वो सीधा सीधा फिर कृष्ण जी के साथ जुड़ जाता है। देखिए, गोपी शब्द जो है वो तो श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है। चलिए, लाइट तो आई है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गोपियां कौन थी पता है आपको? सभी उनकी माता की आयु की माता की सखियां थी। मां की जो सहेलियां होती हैं उन्हें ही गोपियां कहा हुआ है। और ये भी है हमारी भागवत में कि भगवान के साथ जितनी गोपियां थी वो सभी जो हमारे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं उन्होंने ये रूप लिया था। यहां तक कि वृंदावन की गली का कंकर भी, फूल भी, पत्ता भी, पौधा भी, ये सब देवी देवताओं ने रूप लिए हुए थे। तो उनमें जो गोपियां थी वो यशोदा मां की सखियां थी जो पड़ोसने होंगी। और प्रभु की जितनी लीलाएं हैं, जितनी लीलाएं हैं, वो मात्र एक दिन, 5 दिन, छठी के दिन, कुल मिलाकर 6 से 8 वर्ष की आयु तक प्रभु ने बाल लीलाएं की हैं। अब 6 से 8 वर्ष के नन्हे बालक को जिन लोगों ने रास नचैया बनाया है, समझते हैं ना आप? जिन लोगों ने भगवान कृष्ण की छवि को खराब किया है, आप पढ़ें भगवान कृष्ण की कथा। 8 वर्ष की आयु में तो वो कंस को समाप्त कर चुके थे, उद्धार कर दिया था। और महाराज जो उनके नाना थे अग्रसेन जी, उनको दोबारा दोबारा उन्होंने राजा बना दिया था 8 वर्ष की आयु में। और उसके उसके बाद वो कभी वापस गोकुल नहीं गए। जिन लोगों ने उस छवि को बिगाड़ा है उन लोगों ने ही कुंडली में जो ग्रहों में जो शुक्र महाराज है उन्हें प्रेमिका बनाया है। इलीगल है। ये जो प्रेमिका वाला शुक्र है ये नीच शुक्र माना जाएगा। और जो पत्नी वाला शुक्र है वो उच्च शुक्र माना जाएगा, जिसे लक्ष्मी माना जाता है। इसे आप जरूर समझ लीजिएगा, तो जाके आपको आपकी कुंडली वाले शुक्र की जानकारी होगी। अन्यथा आपको कोई कह दे भाई तुम्हारा तो उच्च शुक्र है, तुम्हारे आसपास सखियां होंगी, गोपियां होंगी, तो समझ लीजिए वो मेलाफिक माइंड है कोई, उसके दिमाग में कृष्ण जी की भी छवि खराबी होएगी फिर। जबकि वो उन्होंने बाल रूप में 6 से 8 वर्ष में सारी ये छोटी लीला समाप्त कर दी थी। संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में भगवान परशुराम जी ने उन्हें आकर फिर सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि हे कन्हैया, अब मुरली बजाने का समय समाप्त हो गया है, सुदर्शन उठा लो और उस कार्य को पूर्ण करो जिसके लिए धरती पे तुम आए हो। ये बात हम सबको पता होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे है, लेकिन जो हमारी पुरातन कथाएं हैं जिनमें बहुत सारी मिलावट की है फिरंगियों ने भी और मुगलों ने भी, उन्हीं ने हमें भटकाया हुआ है। उन्हीं ने माता सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में हमें भ्रम में घुमाया हुआ है। तो जैसे जैसे जानकारियां आप हासिल करते हैं ना, इन्हें आगे अपने बच्चों तक भी पहुंचा दिया कीजिए। ये भी जरूरी होता है संदेश बीच में। चलिए, तो उच्च और नीच शुक्र कैसे बनते हैं आपने ये समझ लिया है। अगर मीन राशि में हो 12 नंबर में लिखा हो शुक्र तो उच्च होता है। कन्या राशि में हो 6 नंबर में लिखा हो शुक्र तो नीच होता है। अब इसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन पे? उच्च शुक्र का वही मतलब है जो मैंने इसका स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये जीवन में सुख सुविधाएं देता है, लग्जरीज देता है, एकदम ऐश्वर्य योग बना देता है, ऐश प्रस्ती भी देता है। और फिर ये नीच कैसे होता है? नीच का क्या अर्थ है? नीच का यही अर्थ है, ये बदनामियां देता है, कलंक देता है, ये हमें कहीं ना कहीं उलझा देता है। बदनामी भरे कांड होते हैं हमारे जीवन में। और जो बच्चे आकर कहते हैं कि हमें चीटिंग मिल रही है लव अफेयर में,
उनका ये शुक्र नीच है। जिन बच्चों की विवाह के बाद जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, समझ लीजिए उनका शुक्र खराब है, नीच है। और कई बार कुंडली में शुक्र नीच नहीं दिखाई दे रहा होता। अगर आपने जो अनमैरिड पीरियड है, अविवाहित अवस्था है, बड़े हंसते खेलते गुजारी है और आफ्टर मैरिज समस्याएं शुरू हो गई हैं, कुंडली में शुक्र नीच भी नहीं है, अब ये सीक्रेट समझ लीजिए, क्योंकि गुण मिलाकर शादी करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, पूर्ण कुंडली देखी जाती है। अगर आप अविवाहित अवस्था में, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अनमैरिड टाइम में आपने पूरा एंजॉय किया लाइफ को, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, कॉलेज में, आफ्टर मैरिज अगर आपकी जीवन में समस्याएं शुरू हो गई हैं घरेलू जीवन की, तो शुक्र नीच ना भी दिखाई दे रहा हो, सेवंथ हाउस में बैठा होगा राहु या केतु, सप्तम भाव में बैठा होगा शनि, मंगलिक बना रहा होगा उसको मंगल, अपनी दाहकता से, अपनी अग्नि से जला रहा होगा उसे सूर्य। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। ये जरूरी नहीं होता कि कुंडली में आपको शुक्र ही नजर आएगा कि नीच राशि में है। वो जब स्पष्ट नजर आए वो तो बहुत आसान होता है प्रेडिक्शन करना, वो तो बच्चा भी कर देगा कोई। कई बार नहीं होता शुक्र नीच, और आफ्टर मैरिज हमारी रिलेशनशिप भी नहीं बन पाती अपने कंपेनियन के साथ, जीवन साथी के साथ, पति पत्नी के बीच में कई प्रकार की खटास आती रहती है, और कई कई साल वो खटास दूर भी नहीं होती, रिश्ता टूटता भी नहीं है, सेपरेशन भी नहीं होती, उसके पीछे भी बृहस्पति का हाथ होता है कि ना वो टूटने देगा और ना वो बसने देगा। ये दृष्टि होती है ग्रहों की। तो शुक्र अगर नीच ना भी दिखाई दे, आफ्टर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाए, इन लॉज के घर जाकर, हस्बैंड के साथ, उसकी फैमिली के साथ, तो समझ लीजिए सातवां घर डिस्टर्ब है। क्यों? अब ये क्यों भी पूछिए। क्योंकि उसका कारक शुक्र होता है, विवाह का वो भाव है सेवंथ हाउस, उसका कारक शुक्र होता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र ने जिसको प्रेम संबंधों का कारक का, लव अफेयर का, वो होता है फिफ्थ हाउस, पांचवां घर। अब ये दो हाउस अगर डिस्टर्ब हो जाए, फिफ्थ और सेवंथ, तो ये जो रिलेशनशिप है हमारी वो डिस्टर्ब ही रहती है फिर लाइफ में, ये कुंडली बता देती है। इसलिए जब हम कुंडलियां मैच करते हैं, बजाय मोबाइल की ऐप में मेल और फीमेल की डेट ऑफ बर्थ डालकर गुण मिलाने की बजाय, वो भी देखिए, वो भी जरूरी एक सिस्टम है अष्टकूट गुणों का, क्योंकि उसमें नाड़ी दोष पता चलता है, बकुट दोष पता चलता है, गण दोष पता चलता है, योनि पता चलती है, वो भी जरूरी है। लेकिन आपके 22 गुण मिल गए हैं जी, जाइए, 28 मिल गए हैं, जाइए, हो गया काम, काम अधूरा रहता है। सेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस, अब यही फिफ्थ हाउस आफ्टर मैरिज फिर औलाद का घर बन जाता है, संतान का, फिर संतान नहीं होती, खासकर नाड़ी दोष वालों के लिए ये परेशानी आ जाती है। कुंडली में नाड़ी दोष आ गया आपकी दोनों की मैचिंग में, और वहां पांचवें घर में कोई बैठा हुआ है तो संतान नहीं होने देता, सातवें घर में बैठा हो तो रिलेशनशिप ठीक नहीं होने देता। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होगा, आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट लाइन में, अगर आपने ऐसे अपने आसपास कोई किसी की जीवन में देखा हो। तो ये कुल मिलाकर इसको शुक्र कहते हैं। इसलिए उच्च का शुक्र यानी कि अच्छी अच्छी जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी, सुख समृद्धि हमारे आसपास। नीच का शुक्र हमें, मैं जिस ज्योतिष को जितना समझा हूं, उसे अवैध माना जाता है। रोमांस में प्रेमिका को अवैध और पत्नी को वैध, लीगल और इलीगल का आप समझ लीजिए सिस्टम। ठीक है। तो यही जो शुक्र ग्रह है बाकी ग्रहों के साथ जब मिलता है
बाकी ग्रहों के साथ जब वो टच होता है तो उसकी बिहेव में, उसके नेचर में भी चेंज आता है। उसे कोई योग बोला जाता है। योग मतलब दो चीजों का मिलना, योग। मैथमेटिक्स की ये भाषा है, वैदिक जो हमारी मैथमेटिक्स है उसको योग कहा गया है। ये भी हमें समझ आनी चाहिए। आज के संदर्भ में ही समझ लीजिए कि आज शुक्र अस्त क्यों है। उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव है। किसका है? सूर्य देव का। सूर्य और शुक्र जब नजदीक आ जाते हैं 10 डिग्री के आसपास तो अस्त हो जाते हैं।